टिकट है तो नीचे उतर बुढ़िया। टीटी ने धक्का दिया, लेकिन अगले ही पल उस महिला की पहचान जानकर उसकी रूह कांप उठी। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन की है, जहां सत्ता और वर्दी के नशे में चूर एक इंसान ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब वह पड़ती है तो बड़े बड़े सूरवीरों का अहंकार चकनाचूर हो जाता है। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। लखनऊ मेल अपनी पूरी रफ्तार के साथ स्टेशन पर प्रवेश कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। धक्का मुक्की और शोरगुल के बीच एक कोने में खड़ी थी 70 वर्षीय सुमित्रा देवी। शरीर पर एक पुरानी सूती साड़ी जो ठंड रोकने के लिए नाकाफी थी, और हाथों में एक छोटा सा थैला जिसे उन्होंने अपने सीने से भींच रखा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई अनजाना डर उनके दिल में को कचोट रहा हो। ट्रेन रुकते ही भीड़ डिब्बों की ओर ऐसे लपकी जैसे भूखे शेर शिकार पर झपटते हैं। सुमित्रा देवी भी अपने कांपते पैरों से जनरल बोगी की ओर बढ़ी। भीड़ का दबाव इतना था कि एक बुजुर्ग के लिए चढ़ना लगभग नामुमकिन था, लेकिन किसी तरह धक्के खाते हुए वह दरवाजे तक पहुंच गई। तभी वहां यमदूत बनकर खड़ा हो गया टीटी राघवेंद्र प्रताप। राघवेंद्र की वर्दी कड़क थी, और उसमें भी ज्यादा कड़क था उसका मिजाज। चेहरे पर क्रूरता और जुबान पर अंगारे। वह उन टीटी में से था जो यात्रियों को इंसान नहीं बल्कि अपनी जेब भरने का जरिया समझते थे। सुमित्रा देवी ने जैसे ही पायदान पर पैर रखा, राघवेंद्र ने उन्हें कंधे से पकड़कर पीछे खींचा। ए बुढ़िया, कहाँ चढ़ रही है? ये एसी कोच है, जनरल डिब्बा पीछे है, जाओ उधर मर। राघवेंद्र ने हिकारत से कहा। सुमित्रा देवी के हाथ पैर कांप रहे थे। उन्होंने लड़खड़ाती जुबान से कहा, बेटा मेरे पास टिकट है, भीड़ बहुत है, बस दरवाजे पर खड़ा रहने दो, अगले स्टेशन पर बदल लूंगी। राघवेंद्र ने उनकी बात अनसुनी कर दी। टिकट? तेरे जैसे भिखारन के पास टिकट होगा? चल हट यहाँ से, सुबह सुबह कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मनहूस। बेटा झूठ नहीं बोल रही, मेरे बेटे ने भेजा है टिकट, बस उसे देखने जा रही हूँ, बहुत बीमार है मेरा मन। सुमित्रा देवी ने अपने पल्लू की गांठ खोलते हुए वह मुड़ा तुड़ा टिकट निकालने की कोशिश की, लेकिन राघवेंद्र के पास न तो समय था और न ही दया। ट्रेन की सीटी बज चुकी थी, ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी थी। सुमित्रा देवी ने घबराकर हैंडल पकड़ लिया। बेटा मुझे जाने दे, मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा। राघवेंद्र का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसे लगा कि एक गरीब बुढ़िया उसकी सत्ता को चुनौती दे रही है। उसने आव देखा न ताव चलती ट्रेन के दरवाजे से सुमित्रा देवी के हाथों को झटक दिया। कहा ना उतर यहाँ से। और फिर वह हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। एक जोर का धक्का और सुमित्रा देवी का कमजोर शरीर प्लेटफॉर्म पर किसी सूखे पत्ती की तरह जा गिरा। उनका सिर कंक्रीट से टकराया और एक दिल दहला देने वाली चीख स्टेशन के शोर को चीरती हुई गूंज उठी। हे राम! ट्रेन अपनी गति पकड़ चुकी थी। राघवेंद्र ने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी कॉलर ठीक की और डायरी खोल ली, जैसे उसने कोई मक्खी हटाई हो। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी सिकन नहीं था। उसे यकीन था कि एक गरीब बुढ़िया का गिरना रेलवे के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसी डिब्बे में एक जोड़ी आंखें उसे देख रही थी, जिनमें अब अंगारे दहक रहे थे। वह था आकाश, एक 25 साल का नौजवान। वो वकालत की पढ़ाई कर रहा था। आकाश ने अपनी आंखों के सामने यह अन्याय होते देखा था। उसका खून खौल उठा। उसने बिना एक पल गंवाए ट्रेन की चेन खींच दी। चू चू की तेज आवाज के साथ ट्रेन के पहिए जाम हो गए। यात्रियों में हड़कंप मच गया। राघवेंद्र चिल्लाया, किसने खींची चेन? कौन है वो जिसने सरकारी काम में बाधा डाली? आकाश अपनी सीट से उठा और शेर की तरह दहाड़ा, मैंने खींची है चेन, और अब सरकारी काम में बाधा मैंने नहीं, तुमने इंसानियत की हत्या करने की कोशिश की है। राघवेंद्र हंसा, अरे जा जा, हीरो मत बन। वो बुढ़िया बिना टिकट चढ़ रही थी। नियम है रेलवे का, नियम इंसान को जान से मारने का अधिकार नहीं देता। आकाश ने चिल्ला कर कहा और तुरंत ट्रेन से नीचे कूद गया। वह भागता हुआ पीछे की ओर गया, जहां सुमित्रा देवी पड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर खून की एक पतली लकीर बह रही थी। उनका माथा फट गया था और वह बेसुध थी। लोग घेरा बनाकर तमाशबीन बने खड़े थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आ रहा था। आकाश ने भीड़ को चीरते हुए सुमित्रा देवी का सिर अपनी गोद में रखा। माजी माजी आंखें खोलिए। सुमित्रा देवी के होठों पर केवल एक ही बुदबुदाहट थी, मेरा टिकट, मेरा बेटा। आकाश ने उनके हाथ में भी हुई मुट्ठी को खोला। वहां एक कन्फर्म टिकट था, एसी कोच का। राघवेंद्र ने बिना देखे ही उन्हें धक्का दे दिया। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक गरीब के प्रति सिस्टम की नफरत थी। आकाश ने तुरंत चिल्लाकर मदद मांगी। अरे खड़े क्या हो, एम्बुलेंस बुलाओ, कोई मदद करो। एक कुली ने दया खाकर स्टेशन मास्टर को खबर की। कुछ ही देर में रेलवे पुलिस और स्टेशन मास्टर वहां आ गए, लेकिन बजाय इसके कि वे टीटी राघवेंद्र पर कार्रवाई करते, उन्होंने आकाश को ही धमकाना शुरू कर दिया। स्टेशन मास्टर ने कहा, देखो लड़के, मामला रफा दफा करो, बुढ़िया खुद गिरी है। अगर तुमने टीटी पर इल्जाम लगाया तो ट्रेन रोकने के जुर्म में जेल भिजवा दूंगा। आकाश सन्न रह गया। उसके सामने एक माँ तड़प रही थी और ये वर्दी वाले अपनी चमड़ी बचाने में लगे थे। उसने ठान लिया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। उसने अपना मोबाइल निकाला और सुमित्रा देवी की हालत और
उस टिकट का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देख लीजिए दोस्तों, यह है रेलवे का असली चेहरा। यह बुजुर्ग माँ जिसके पास वैध टिकट था, उसे टीटी राघवेंद्र ने चलती ट्रेन से धक्के दे दिया। और अब ये अधिकारी मुझे धमका रहे हैं, अगर आज हम चुप रहे तो कल यह आपकी माँ के साथ भी हो सकता है। वीडियो बनाते बनाते आकाश की आवाज़ भर्रा गई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आकाश की यह कोशिश रंग लाएगी, या फिर सत्ता के नशे में चूर या सिस्टम एक और मासूम की आवाज़ को कुचल देगा? कहानी के एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, न्याय होना चाहिए। सुमित्रा देवी को अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने बताया कि सिर पर गहरी चोट आई है और खून काफ़ी बह चुका है। आकाश उनके पास ही बैठा रहा। उसके घर वाले उसे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उसने कह दिया, जब तक इस माँ को न्याय नहीं मिलता मैं कहीं नहीं जाऊँगा। उधर आकाश का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरफ फैल गया। कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने उसे देखा। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ट्विटर पर #जस्टिस फॉर सुमित्रा ट्रेंड करने लगा। रेलवे मंत्री को टैग किया जाने लगा, लेकिन रेलवे प्रशासन अभी भी अपनी हेकड़ी में था। राघवेंद्र को केवल लाइन हाजिर किया गया, यानी कुछ दिनों की छुट्टी और फिर वही पुरानी ड्यूटी। अगले दिन सुबह सुमित्रा देवी को थोड़ा होश आया। उन्होंने आकाश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मुझे मेरे मोहन के पास जाना है, वो बहुत बड़ा साहब है, उसे पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होगा। आकाश ने उन्हें सांत्वना दी, माँ जी आप चिंता ना करें, मैंने आपके बेटे को खबर भिजवाने में की कोशिश की है। क्या आप उनका पूरा नाम या पद जानती हैं? सुमित्रा देवी कमजोर आवाज में बोली, नहीं बेटा, वो क्या करता है, काम करता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि वह रेलवे में ही है, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठता है। मैं तो गांव में रहती हूँ, उसे कभी परेशान नहीं करना चाहती थी, पर उसने जिद करके टिकट भेजा था। आकाश को लगा कि शायद उनका बेटा कोई क्लर्क या छोटा मोटा अधिकारी होगा। उसने सोचा, बेचारा बेटा क्या ही कर पाएगा इस भ्रष्ट सिस्टम के आगे। तभी अस्पताल के बाहर सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6-7 सरकारी गाड़ियों का काफिला अस्पताल के गेट पर रुका। गाड़ियों पर लाल बत्तियां चमक रही थी। पुलिस के जवान और कमांडो गाड़ियों से उतरे और उन्होंने अस्पताल को घेर लिया। अस्पताल का स्टाफ घबरा गया। डॉक्टर, नर्स सब भागते हुए बाहर आए। काले रंग की एक बड़ी गाड़ी से एक शख्स उतरा। कद लंबा, चेहरे पर गजब का तेज और आंखों में ऐसा तूफान जिसे देखकर अच्छों की बोलती बंद हो जाए। यह थे श्री मोहन कुमार, भारतीय रेलवे के चीफ विजिलेंस ऑफिसर CVO और उस जोन के सबसे सख्त डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM, वह अधिकारी जिसके एक हस्ताक्षर से बड़े बड़े घूसखोर टीटी और अधिकारियों की नौकरी चली जाती थी। मोहन कुमार की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। वह सीधे ICU की तरफ भागे। उनके पीछे रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों की फौज थी। वही स्टेशन मास्टर, वही पुलिस वाले जो कल आकाश को धमका रहे थे, अब भीगी बिल्ली बने पीछे चल रहे थे। दोस्तों, अब आने वाला है वह मंजर जहां पाप का घड़ा फूटेगा और अहंकार की लंका जलेगी। क्या टीटी राघवेंद्र को अपने किए की सजा मिलेगी? जानने से पहले यह कहानी उन सभी बेटों के लिए है जो अपनी मां से प्यार करते हैं। अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली तांडव तो अब शुरू होगा। मोहन कुमार जैसे ही वार्ड में घुसे, सुमित्रा देवी ने उसे पहचान लिया। मोहन दौड़कर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़े। वह फफा फफ कर रोने लगे। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हें लेने स्टेशन नहीं आ पाया, मुझे लगा तुम सुरक्षित होगी, मुझे नहीं पता था कि मेरे ही विभाग के जानवर तुम्हें नोच खाएंगे। सुमित्रा देवी ने कांपते हाथों से बेटे के सिर को सहलाया। बेटा रो मत, देख इस लड़के ने मुझे बताया है, अगर यह ना होता तो शायद मैं तुझे कभी नहीं देख पाती। मोहन ने पलट कर आकाश को देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाई मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा, तुमने मेरी माँ को नहीं मेरी दुनिया को बचाया है। फिर मोहन कुमार खड़े हुए। अब उनके चेहरे पर एक बेटे का दुख नहीं, बल्कि एक कड़क अधिकारी का रौद्र रूप था। उन्होंने पीछे खड़े थर थर कांपते स्टेशन मास्टर की ओर देखा। कौन था वो टीटी और कौन था वो जिसने FIR लिखने से मना किया? मोहन की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। स्टेशन मास्टर के पसीने छूट रहे थे। सर, वो राघवेंद्र प्रताप था सर, हमें नहीं पता था कि आपकी माता जी हैं, हमसे गलती हो गई सर। मोहन कुमार ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्टेशन मास्टर के गार पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। छटाक गूंज पूरे अस्पताल में सुनाई दी। तुम्हें नहीं पता था कि ये मेरी माँ है? तो क्या हुआ, अगर ये किसी रिश्ते वाले की माँ होती तो क्या उन्हें मारने का हक मिल जाता तुम्हें? वर्दी तुमने सेवा के लिए पहनी है या गुंडागर्दी के लिए? मोहन ने तुरंत अपने PA को आदेश दिया, राघवेंद्र प्रताप को अभी और अभी यहाँ से मेरे सामने पेश किया जाए और उन सभी पुलिस वालों को सस्पेंड करो जिन्होंने इस लड़के की रिपोर्ट नहीं लिखी। आधे घंटे के भीतर टीटी राघवेंद्र को पुलिस घसीटते हुए अस्पताल लाई। कल तक जिस टीटी के चेहरे पर घमंड था, आज उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने जैसे ही सामने मोहन कुमार और DRM सर को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे साक्षात मृत्यु सामने खड़ी हो। राघवेंद्र दौड़कर मोहन के पैरों में गिर पड़ा। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो माता जी आपकी। मोहन ने उसे एक ठोकर मारकर दूर किया। यही तो तुम्हारी समस्या है राघवेंद्र, तुम इंसान की इज्जत उसकी हैसियत देखकर करते हो। अगर तुम्हें पता होता कि ये DRM की माँ है तो तुम उनके पैर धोकर पीते, लेकिन एक साधारण बूढ़ी औरत तुम्हें कचरा लगी। राघवेंद्र गिड़गिड़ाता रहा, साहब मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी नौकरी मत लीजिए। मोहन कुमार ने आकाश की ओर इशारा किया। तुम्हें माफ करने का हक मेरा नहीं, उस माँ का है जिसे तुमने धक्का दिया और उस कानून का है जिसे तुमने तोड़ा।
मोहन ने वहां मौजूद पुलिस कमिश्नर से कहा, इसे गिरफ्तार कीजिए, धारा 307 हत्या की कोशिश, और मैं मोहन कुमार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे इसी वक्त भारतीय रेलवे से बर्खास्त टर्मिनेट करता हूं। अब यह पूरी जिंदगी रेलवे तो क्या किसी भी सरकारी दफ्तर के आसपास भी नहीं भटक पाएगा। राघवेंद्र को पुलिस हथकड़ी लगाकर ले गई। उसका रोना और चिल्लाना किसी ने नहीं सुना। वहां खड़े हर कर्मचारी को समझ आ गया था कि पाप का घड़ा जब भरता है तो ऐसे ही फूटता है। बाद में मोहन कुमार ने आकाश को गले लगाया, आकाश, तुम जैसे नौजवान ही इस देश की असली उम्मीद हो। तुमने मुझे सिखाया कि पद बड़ा नहीं होता, प्रयत्न बड़ा होता है। सुमित्रा देवी अब ठीक हो रही थी। उनकी आंखों में संतोष था, यह देखकर कि उनके बेटे ने धर्म और न्याय का साथ दिया। उस दिन के बाद उस जोन के हर स्टेशन पर बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर और सहायकों की फौज खड़ी कर दी गई। टीटी अब किसी बुजुर्ग को देखकर अकड़ते नहीं बल्कि झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हें याद आ जाता है उस साधारण से दिखने वाली यात्री के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित होता है। किसी को छोटा समझकर उसे कुचलने की कोशिश मत करो, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंग को राजा बना देता है। राघवेंद्र ने सोचा था कि वह एक बेबस बुढ़िया को दबा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपनी ही बर्बादी को दावत दे रहा है। कहानी की सीख, कभी भी अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग न करें। जो आज आपकी दया का पात्र है वह कल वही आपका न्यायाधीश बन सकता है। बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद में वह ताकत होती है जो बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ सकती है। अगर इस कहानी की आंखों में आंसू ला दिए हैं और दिल को छू लिया है तो कृपया इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सभी जगह अच्छाई को फैलाने में हमारी मदद करें। और हाँ, नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।